ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट की रेडियस, कि बोहर्स के ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है। आई थिंक वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी तक ही मैंने पढ़ा दिया था और काइनेटिक एनर्जी भी बता दी थी, है ना? क्यों यहीं तक था? यस सर, बता नहीं, दीजिए। एक मिनट, रेडियस में भूल गया। रेडियस मैंने पढ़ाई थी कि आप लोग को रेडियस सर की रेडियस वैल्यू। बता दीजिए सर। ओके, एनर्जी बता दी थी मैंने, हाँ हाँ हाँ, एनर्जी बता दी थी, इम्पैक्ट पैरामीटर बता दिया था, देन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बता दी, टोटल एनर्जी बता दी, देन उसके बाद बोहर्स के मॉडल डिस्कस किए थे, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल कर दिया था mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। देन इसके बाद ये रिलेशन रेडियस का करा दिया ना, बोलो यस और नो? हाँ, करा दिया। देन इसके बाद फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, यस सर। वेलोसिटी निकलवा दी बोहर रेडियस की। टन बच्चों याद है? एंड फ्रीक्वेंसी, यहां तक करा दिया था। ओके, बोलो भाई, द फ्रीक्वेंसी तक करा यस दिया सर। था ना? हाँ। चलिए, तो आज करते हैं अपन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। चलिए पढ़िए रीना, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। सर हाँ बोलिए। सर रे ऑप्टिक्स में सर आपने टेलीस्कोप छुड़ाया सर, पूरा नहीं आएगा कि रे उसमें से कुछ ऑप्टिक्स पार्ट आ में, सकता है? रे ऑप्टिक्स में बेटा टेलीस्कोप पूरा हट गया है, क्योंकि एक ही टेलीस्कोप था, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके, ओके सर। केवल एक ही टेलीस्कोप अपने सिलेबस में था, एस्ट्रोनॉमिकल, वो ही हट गया है। समझ में आई बात? ओके सर। तो वो हट गया तो ओके कुछ सर। बचा नहीं है। पढ़ना हो तो अपन फिर से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट का एक डेरिवेशन है। सर माइक्रोस्कोप तक ही करना है ना? हाँ, माइक्रोस्कोप तक, राइट। डन। ओके सर। चलिए पढ़िए रीना, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। Total energy of electron in Bohr's stationary orbit. Kinetic energy of electron revolving in a stationary orbit is Ke of electron is equal to half mv square is equal to kze square upon 2r. Potential energy of electron is equal to potential into charge. Potential energy of electron is equal to kze upon r into minus e is equal to minus kze square by r. Total energy of electron in the orbit E is equal to kinetic energy plus potential energy. E is equal to half kze square by r is equal to minus kze square by r is equal to minus kze square by 2r. यस, तो ये देखिए यहाँ पे टोटल एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने हाफ एम वी स्क्वायर पहले डिराइव किया था, ये आई थी काइनेटिक एनर्जी के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी का वैसे फॉर्मूला होता है 1/4πε0, जिसको के कह दिया, एंड टू जेडी, मतलब प्रोटॉन का चार्ज जेडी और इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूम रहा है हाइड्रोजन ऑर्बिट का, माइनस ई अपॉन आर। तो ये आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल एनर्जी निगेटिव आ गई। बोलो बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है ना? Clear, sir. क्लियर। टोटल एनर्जी निगेटिव आ रही है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक अट्रैक्शन से, पुल से बंधा होगा। अब आर की वैल्यू बच्चों हमने पिछले डेरिवेशन में निकाली थी, ये देखिए आर की वैल्यू खतरनाक सी आई थी हम लोग की, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। तो बेटा आर की वैल्यू, यहाँ पे आर जो आ रहा है स्क्वायर के टर्म में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो आर जो है यहाँ पे यदि हम पुट कर देते हैं, स्क्वायर नहीं सॉरी, आर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये अपने पास आ गया। बोलो बच्चों यस और नो? पढ़ दो एरिना, बाई पुटिंग आर इक्वल्स टू, By putting r is equal to n square into h square by 4 pi square mkz e square, we get e is equal to minus 2 pi square mk square z square e to the power 4 upon n square by h square. By substituting the standard value, we get e is equal to minus 13.6 by n square ev. E is inversely proportional to n square. Hence, the total energy of electron in a stationary orbit is negative, which means that the electron is bound to the nucleus and is not free to leave. हाँ, टोटल एनर्जी निगेटिव आ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है गुलामी से बंधा हुआ है, बाउंडेड है, लीव नहीं कर पाएगा। करना कुछ नहीं बेटा, केवल एन स्क्वायर वेरिएबल, बाकी देखो बेटा टू कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट,
इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो कांस्टेंट होता है, ये जेड की वैल्यू 1 पुट कर दो एंड एच की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट और ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो बेटा ये आ गया। बेहतरीन डेरिवेशन है बच्चों। इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट पे एनर्जी का रिलेशन होता है बच्चों -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। अब आप देखो अगर एन की वैल्यू बढ़ाओगे एरिना, तो एन की वैल्यू बढ़ाने से ये निगेटिव जो है कम होता जाएगा कि बढ़ता जाएगा, छोटा होता जाएगा? यस और नो? Yes, sir. मतलब जितने हायर ऑर्बिट So में n की जाओगे, वैल्यू बढ़ाने से एन की वैल्यू बढ़ाने से, एन की वैल्यू अगर आप बढ़ा रहे हो, जैसे एन की वैल्यू 1 है, फिर एन की वैल्यू 2 जाएगी, बोलो यस और नो? yes sir. एन की वैल्यू 2 हाँ करोगे तो तो 2 सब का स्क्वायर छोटा 4 हो हो जाएगा, जाएगा। तो ये और छोटा हो जाएगा। मतलब एनर्जी क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी, क्योंकि छोटा निगेटिव तो बड़ा पॉजिटिव कहलाता है ना। Yes sir. अरे Yes भाई sir. जैसे n की वैल्यू 2 ले लो आप, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 में 13 का डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, मतलब 3 पॉइंट कुछ आएगा, हाँ या ना? और माइनस में 3 पॉइंट कुछ, हाँ सर। तो माइनस में 3 पॉइंट कुछ तो इस माइनस Yes sir. 13.6 से सब ज्यादा होगा ना। हाँ सर, ज्यादा होगा। हाँ तो Yes sir. सेकंड भाई वो निगेटिव में छोटा है, मतलब बड़ा ही तो कहलाया। निगेटिव में छोटा नंबर बड़ा ही तो होता है। जैसे -6 और -2 में कौन बड़ा होता है? -2। अब आया? -2, yes sir. हाँ, श्रुति समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, आ गया। यस आ गया। ओके। तो मतलब जितना आप हायर ऑर्बिट में जाओगे आपकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जितना नीचे की तरफ आओगे आपकी एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो सबसे कम एनर्जी किस में होती है? ग्राउंड स्टेट में -13.6, सबसे ज्यादा नेगेटिव। क्लियर हो गया? Clear sir. चलिए पढ़िए क्लियर है सर। पढ़िए। व्हेन n इक्वल्स टू 1, When n is equal to 1, then this state of lowest energy of the atom is called ground state. The energy of this state is E1 is equal to -13.6 eV. बिल्कुल सही। Therefore, the minimum energy required to अगर free the एक electron मिनट from the एक ground मिनट state of हाँ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी है। एरिना -13.6 को मैं कितनी एनर्जी दे दूं कि ये फ्री हो जाए? बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होनी चाहिए? 0। तो -13.6 को मैं कितनी एनर्जी दे दूं बेटा ये फ्री हो जाए? so 13.6. एग्जैक्टली प्लस लगाओ तो मजा आएगा। मतलब +13.6 मतलब मैं Yes sir. पॉजिटिव एनर्जी, मतलब जो बाहर से मिलती है, केमिस्ट्री का लॉ है ना, एंथैल्पी, जो बाहर से आए वो पॉजिटिव है, जो अंदर से छूटे वो नेगेटिव है ना। हाँ तो मेरे को, Yes sir. तो +13.6 अगर मैं दे दूंगा तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टोटल 0, मतलब कहाँ भाग जाएगा? इन्फानाइट में। इन्फानाइट मतलब अपनी ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर चला जाएगा। तो बेटा ये जो एनर्जी कहलाएगी, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगी, क्या बोलते हैं बेटा इसको? आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। याद आया है ना? तो बाइंडिंग कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बाइंडिंग वाला टर्म जो न्यूक्लियस के लिए यूज होता है, इसको बोलेंगे अपन आयनाइजेशन एनर्जी। ये मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देती है, इसको बोलते हैं अपन आयनाइजेशन एनर्जी बोल दो। या इसी को वर्क फंक्शन बोल सकते हो, कब? जब लाइट आकर के अटैक करेगी तब वर्क फंक्शन कहलाएगा। पढ़िए। देयरफॉर Therefore, the minimum energy required to free the electron from the ground state of hydrogen atom is 13.6 eV. This is called ionization energy of hydrogen atom. As n increases, the value of negative energy decreases. That is, energy is progressively larger in the outer orbits. चलो अच्छी बात है, मतलब एनर्जी प्रोग्रेसिवली जो होगी इंक्रीज होती जाएगी। चलो ठीक है भाई, मैंने 13.6 माइनस में नहीं दी, मैंने इसको थोड़ी सी कम एनर्जी दे दी, तो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा अपने ग्राउंड ऑर्बिट से, मतलब -13.6 से सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा, जहां पर उसकी एनर्जी होगी कितनी? 4 पॉइंट समथिंग नेगेटिव में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? अगर मैंने उसको थोड़ी यस एनर्जी Yes, सर। दी sir. और इलेक्ट्रॉन 1 नंबर ऑर्बिट से कूद करके सेकेंड नंबर ऑर्बिट में चला गया, और सेकेंड नंबर ऑर्बिट की स्टेशनरी एनर्जी निकाल लो बेटा, कैसे निकलेगी? -13.6 अपॉन n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी डिवाइडेड बाई 4। तो बेटा डिवाइड करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग में से डिवाइड करोगे तो 3 बार में 12 होता है, तो मतलब 3 पॉइंट समथिंग एनर्जी उसके पास बचेगी। बोलो हाँ या ना? हाँ, sir. मतलब हाँ सर। नेगेटिव 3 पॉइंट समथिंग।
तो एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई ना। हाँ सर, हो गई। अब ये यस सर। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज्ड एनर्जी ऑर्बिट में बैठा हुआ है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज्ड एनर्जी को छोड़ करके, हाई लेवल से छोड़ करके फिर से नीचे गिरेगा n=1 में, तो ये जो एनर्जी जितनी इसने गेन की थी उतनी गेन वाली एनर्जी को रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा? सर रिलीज करेगा। रिलीज करेगा तो सर। सही, रिलीज करेगा, क्योंकि हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आ रहा है। एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की रिलीज किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में? सर एक बार और रिपीट करिए। जो एनर्जी रिलीज करेगा वो किस फॉर्म में रिलीज होगी एनर्जी, किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज करेगा वो? बच्चों ईएम वेव्स की फॉर्म सर में। इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या होते हैं, पर्टिकुलर फोटोन होते हैं। मतलब एनर्जी का क्या निकलेगा, फोटोन निकलेगा। बोलो हाँ। हाँ सर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन निकलेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पेक्ट्रम। क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पेक्ट्रम। 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 हाँ, और जिस स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन जो निकलने वाला फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी एरिना, वेरिंग फ्रीक्वेंसी होगी कि फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी? सर सर रिपीट कीजिए एक बार। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो एनर्जी छोड़ रहा है अपने पास, दो लेवल्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कूदेगा बाहर से अंदर की तरफ, तो जो एनर्जी रिलीज करेगा तो फोटोन निकलेगा। तो फोटोन कैसा होता है, फिक्स फ्रीक्वेंसी का या बदलती हुई फ्रीक्वेंसी का? सर बदलती हुई ओ भाई, फ्रिक्वेंसी का। कैसे होगा बेटा बदलती हुई फ्रीक्वेंसी का फोटोन? इक्वल्स टू एच न्यू पढ़ा ना अपन ने। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, इक्वल्स टू हाँ एच सर, न्यू। ओके सर। तो न्यू की वैल्यू तो एक ही होगी ना, 10 वैल्यू कैसे हो जाएंगी बेटा? हाँ सर सर, तो ओके एक फिक्स सर। फ्रीक्वेंसी का हाँ ठीक है फोटोन सर। निकलेगा। फिर फ्रीक्वेंसी फिक्स है मतलब वेवलेंथ फिक्स है। बोलो हाँ। हाँ सर। लिखो कॉपी में, इक्वल्स टू एच न्यू, इक्वल्स टू एच न्यू कॉपी में लिखिए। एनर्जी ऑफ द फोटोन या एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। न्यू की वैल्यू क्या होती है, सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा पढ़ाया ना लास्ट क्लास में मैंने। हाँ सर। हाँ, तो एक फिक्स वेवलेंथ निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकलेगी सर। हाँ, वेवलेंथ का निकलना किससे डिटेक्ट करते हैं, स्पेक्ट्रम से। तो कैसा स्पेक्ट्रम निकलेगा अपन को, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम मिलता तो कैसी लाइंस मिलती हमको, डिस्क्रीट लाइंस, अलग अलग लाइंस मिलेंगी अलग अलग वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग। समझ गए ना, मतलब एक फिक्स वेवलेंथ में हमको फिक्स वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम मिलेगा। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर सर। श्रुति, क्लियर टू यू? यस सर, क्लियर सर। चलिए, तो पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। पढ़िए रीना। Origin of spectral lines. At room temperature, most of the hydrogen atoms are in ground state. When a hydrogen atom receives energy by processes such as electron collisions or heat, the atom may require sufficient energy to raise the electron to higher energy state, that is from n is equal to 1 to n is equal to 2, 3, 4. The atom is then said to be in an excited state. यस, एटम किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। मतलब अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बोलोगे तो कहां से कहां ट्रांजिट हुआ होगा, 1 से लेके 2। अगर आप सेकेंड स्टेट में बोलोगे तो कहां से ट्रांजिट हुआ होगा, 2 से लेके 3। याद रखना, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब n=2 में नहीं बैठा हुआ है। सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब है n=3 पे बैठा हुआ है, क्योंकि 1 तो बेचारे की ग्राउंड स्टेट होती है ना। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ ओके, सर। चलिए ये देखो बेचारा कूद रहा है बाहर से अंदर की तरफ, E2 से E1 की तरफ। E2 मतलब फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट है ये क्या है बेटा, ग्राउंड स्टेट है। ये n= क्या है, 1 है। ये n=2 है। n=2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। तो
तो बेटा यहाँ से कूदेगा तो क्या यूज करेगा, फोटोन रिलीज करेगा। इस फोटोन कितनी एनर्जी का रिलीज करेगा बेटा, हाई एनर्जी E2 माइनस कितना E1 का रिलीज करेगा। पढ़िए, फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट्स, From these exciting states, the excited state, the electron can fall back to a state of lower energy and emitting a photon of particular energy. Difference in the energies of two states. Let E1 and E2 are the total energy of the electron of the electron in the inner and outer orbit respectively. When an electron jumps from an outer to an inner orbit, the energy of radiation emitted is given by h nu is equal to E2 minus E1. H nu is equal to 2 pi square mk square z square into e to the power 4 upon हाँ E⁴ अपॉन h स्क्वायर, so h square into 1 upon n square minus 1 upon n1 square minus 1 upon n2 हाँ square. अब एक मिनट, hc upon lambda is equal. हाँ देखिए जी, अब बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, एक चीज को समझिए आप कि यहाँ पे जो है एच न्यू मतलब ये एनर्जी निकली है बेटा फोटोन की, तो ये रिलेशन पहले लिख लो, इंपॉर्टेंट। अगर आपको एनर्जी का डिफरेंस पूछा गया है तो ये आएगा। अगर एनर्जी कितनी आई है, हाँ इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, अभी जस्ट आपने इसके पहले रिलेशन में पढ़ा था, ये जो पूरा का पूरा टर्म आया था इसकी वैल्यू आई थी 13.6। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, इक्वल करके लिख लो बच्चों मेरे, लिख लो 13.6 ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है ये कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 13.6। तो बेटा 13.6 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला बन गया। बोलो यस। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब ज्यादा मुश्किल नहीं है एनर्जी का डिफरेंस निकालना बच्चों, इससे भी तो निकाल सकते थे। आप कह सकते थे सर इतना सब कुछ क्यों किया, ऐसे भी तो कर सकते थे सर, पहले E1 ले लो तो माइनस 13.6 अपॉन n1 स्क्वायर, फिर E2 ले लो तो माइनस 13 मतलब माइनस 13.6 अपॉन n1 का स्क्वायर, E2 ले लो तो माइनस 13.6 अपॉन n2 का स्क्वायर। जरा माइनस करके देख लो, n2 माइनस n1 कॉपी में करके देखो, माइनस 13.6 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 13.6 अपॉन n1 स्क्वायर, E2 माइनस E1 करके देखो कॉपी में, यही आएगा बच्चों 13.6 अपॉन 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ मुझे। नहीं आया समझ में मैंने क्या बोला। Yes, sir. एक बार से कर रहे हैं। हाँ क्लियर हुआ है रीना। हाँ sir. क्लियर हो गया। बोलो। Yes, sir. आ गया। ओके, तो जी ये फॉर्मूला बन गया अपना, आप वहां से भी कर सकते थे और यहां से भी 13.6 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला मैं निकाल रहा हूं वेव नंबर, वेव नंबर मतलब कितनी वेव्स निकलती हैं पर यूनिट वेवलेंथ में, कितनी वेव निकलेंगी, द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए क्या करते हैं देखो, वेव नंबर क्या होता था 10th अपने 11th क्लास में पढ़ा था, लैम्डा बार इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा, ये था वेव नंबर का फॉर्मूला। तो बेटा एच न्यू की जगह एच सी बाई लैम्डा कर दो, तो एच सी नीचे फेंक दो, तो एच स्क्वायर तो था, एक एच जाएगा एच क्यूब और एक जाएगा सी, तो बेटा यहाँ पे आएगा 1 अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा को क्या बोलते हैं अपन, यहाँ पे न्यू बार कर दिया है, कई जगह लैम्डा बार भी बोलते हैं, तो अगर आपको लैम्डा बार लगाना हो तो लैम्डा बार लगा दो या न्यू बार। दिस इज कॉल्ड वेव नंबर ऑफ द रेडिएशन एमिटेड, मतलब नंबर ऑफ कंप्लीट वेव इन यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स भरी हुई हैं। तो बेटा ये जो आपके पास
ये कांस्टेंट होता है पूरा का पूरा, इस कांस्टेंट को बोलते हैं अपन रेडबर्ग कांस्टेंट। तो इस रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.097 इंटू 10 की पावर 7 होती है। तो ये पूरा का पूरा पुट कर दो तो कितना आएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और आर की वैल्यू बाहर आ गई। हाइड्रोजन के लिए z इक्वल टू 1 लिया अपन ने। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज कॉल्ड वेव नंबर। Clear, sir. Okay. Above equation is called Rydberg formula for the spectrum of the hydrogen atom. तो ये जो फॉर्मूला कहलाता है दिस इज कॉल्ड रेडबर्ग फॉर्मूला। एक बार देख लीजिए अच्छे से, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। एच सी बाई लैम्डा का 1 बाई लैम्डा रोक लिया, बाकी सबको नीचे जान दो। इसको बोल दिया गया कांस्टेंट आर। ये वैल्यू बस याद रख लेना 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। वैसे आता यहाँ तक है, एच न्यू तक एनर्जी आता है क्वेश्चन में। डन? Done, sir. हाँ डन सर। चलिए, अब देखो भाई इसमें क्या समझ में आ रहा है, इस फॉर्मूले से क्या क्लियर हो रहा है? पढ़िए एरिना। बाई अबव फॉर्मूला, By above formula, it is clear that wavelength or frequencies or wave numbers of radiations emitted by the excited hydrogen atom are not continuous. They have specific values depending upon the values of N1 and N2. यस। तो देखिए भैया है क्या, आपका N1 शेल यहाँ है, इसके बाद N2 तो यहाँ पे है ना, मतलब ये ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है। ये कैसे ऑर्बिट है? डिस्क्रीट ऑर्बिट है। हाँ, बीच में कितनी जगह है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ पे और ऑर्बिट बनाना चाहो तो बहुत सारे होंगे, मतलब मगर वो ऑर्बिट किसी काम के नहीं है, इसलिए उनको स्टेशनरी ऑर्बिट अपन नहीं बोल सकते हैं। काम की जगह कौन सी है? ये है और ये है, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है वेवलेंथ की, जो वेव निकलती हैं, फ्रीक्वेंसीज कह लो, वेवलेंथ कह लो, वेव नंबर्स कह लो, सबकी जो वैल्यू होती है वो स्टार्टिंग और एंड पर डिपेंड करती है, मतलब N1 और N2 पर डिपेंड करती है। उसके बीच में कितने लेवल्स हैं उससे मतलब नहीं है। क्लियर नॉट क्लियर? Clear, sir. ओके, नेक्स्ट पढ़िए। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। Frequency of radiation emitted when the atom makes transition from the higher energy state N2 to the lower energy state N1, nu is equal to C by lambda is equal to nu is equal to RC into 1 by N1 square minus 1 by N2 square. ओके, वेरी सिंपल बच्चों, आपने 1 बाई लैम्डा तो निकाल लिया था। कहाँ था 1 बाई लैम्डा? ये निकाला था आपने 1 बाई लैम्डा। दिस इज कॉल्ड 1 बाई लैम्डा। अरे भाई न्यू बार को 1 बाई लैम्डा ही तो बोला अपन ने। तो अगर 1 बाई लैम्डा है तो सी बाई लैम्डा बनाने के लिए 1 बाई लैम्डा में कितने का मल्टीप्लाई करना है? सी का। तो सी का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? आर सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1, मतलब इसमें केवल सी का मल्टीप्लाई कर दिया। आया समझ में कि नहीं आया? क्योंकि 1 बाई लैम्डा तो पहले से था। तो व्हाट इज दिस? Yes, दिस इज sir. कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब इस फ्रीक्वेंसी का फोटोन जो होगा एमिट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क है। ओके, अभी फाइल भेज दूंगा तो ये होमवर्क करिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं बच्चों स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइन फॉर द हाइड्रोजन एटम। पढ़िए एरिना। बोहर्स। Bohr's explanation of spectral series of hydrogen atom. When an atomic gas or vapor at low pressure is excited, usually by passing an electric current through it, the gas or vapor emits radiations of certain specific wavelengths only. This kind of a spectrum is called line emission spectrum, and it consists of a few bright lines on a dark background. यस। तो ये होता है भैया स्पेक्ट्रल, मतलब स्पेक्ट्रम देखने का तरीका। कोई एटॉमिक गैस होती है, वेपर होती है लो प्रेशर पे। लो प्रेशर पे फ्रिक्शन कम हो जाता है, इसलिए लो प्रेशर में यूज किया जाता है। और इसको एक्साइट किया जाता है कैसे? इसमें से करंट पास करके। तो वैक्यूम ट्यूब के अंदर ये काम होता है। इलेक्ट्रिक आर्क लगाए जाते हैं, उससे करंट पास की जाती है। तो क्या होते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट होने के बाद जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो क्या करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ते हैं। जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग क्या करते हैं, इस फोटोग्राफिक प्लेट पर देखते हैं। ये देखो, ये अपने पास वैक्यूम ट्यूब है बच्चों। वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्या भरी हुई है? मान लो कि कोई एटम की वेपर भरी हुई है, जिस एटम को आपको टेस्ट करना है, और ये इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। तो अब वो एटम जो होगा, एटम जो होगा एक्साइट होएगा और फिर लोअर स्टेट में जाएगा तो अपना रेडिएशन छोड़ेगा। ये रेडिएशन को हम बिल्कुल एक नैरो होल बना करके, बिल्कुल पतले से झिरी से स्लिट से भेजते हैं प्रिज्म के ऊपर, और प्रिज्म जो होता है उसका स्पेक्ट्रम हमको फोटोग्राफिक प्लेट पर बना करके देगा। तो ये हमको कहलाएगा आपका इसका स्पेक्ट्रम, ठीक है ना।
तो इस तरीके से हाइड्रोजन एटम का हमको ये स्पेक्ट्रम कहलाएगा। चलिए, ये हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम कहलाएगा। कौन सा स्पेक्ट्रम होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे एमिशन हो रहा है, एनर्जी छोड़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम, और ये फोटोग्राफिक प्लेट है। तो ये देखिए आपको जो लाइंस मिलती हैं कुछ इस तरीके की मिलती हैं। आपको 410 नैनोमीटर की एक लाइन मिलती है, 434 की एक लाइन मिलती है, 468 नैनोमीटर की एक लाइन मिलती है इस प्लेट पर। ये प्लेट एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा बोलिए। सर मेरी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा है फिलहाल। आपकी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा है? मैं सर एक बार फिर से ज्वाइन करती हूँ। हाँ बेटा, फिर से ज्वाइन कीजिए। हाँ जी, अभी ठीक है? ज्वाइन हो गए क्या आप? आप ठीक है क्या? हाँ सर अब ठीक हाँ, है। तो ये बेटा आपको मैं ये कह रहा था कि ये इस तरीके से स्पेक्ट्रम निकल करके आपकी फोटोग्राफिक प्लेट पर बनता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की आपको लाइंस मिलती हैं, अलग अलग कलर की लाइंस मिलती हैं, ये लाइंस मिलती हैं। तो ये कहलाती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, ये कहलाती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। अब ये तो मैंने इंस्ट्रूमेंट वाइज दिखा दिया, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पढ़िए रीना। व्हेन द white light When the white light is passed through the same gas or vapor, we observe a bright background crossed by a few dark lines signifying the missing wavelengths or the wavelengths that are absorbed by the gas. They form a line absorption spectrum. It was found that missing wavelengths are the same as the wavelength present in the emission spectrum of the gas or vapor. when the white light is passed through the same gas or vapor, अगर किसी white light को when the white light is passed through the same gas vapor, we observe a bright background crossed by a few dark lines signifying the missing wavelength though that are absorbed by the gas. Then form a line absorption spectrum. बच्चों दो स्पेक्ट्रम होते हैं, एक होता है लाइन एमिशन और एक होता है लाइन एब्जॉर्प्शन। सुनिएगा, लाइन एमिशन और लाइन एब्जॉर्प्शन। अगर गैस के एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर स्टेट से हायर स्टेट पे जाएंगे, ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। अगर गैस के एटम जो हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएंगे, तो एनर्जी किस फॉर्म में आती है बच्चों? रेडिएशन की फॉर्म में। तो वो उस रेडिएशन को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो उस समय में आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। चलो जैसे मैं इसको बना के दिखाता हूं, आपको थोड़ा उससे क्लियर होगा। मान लो बच्चों यहाँ पे ये वेवलेंथ आ रही है, ये वेवलेंथ आ रही है, और ये आपके पास मान लो कोई एटम है, ये एटम है, ये इस वेवलेंथ क्या होता है बच्चों? रेडिएशन ऑफ एनर्जी। ये एटम यहां से आया, और ये एटम पहले कैसा था? न्यूट्रल था, लोअर स्टेट में इलेक्ट्रॉन था इसका। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है यहां से आता है और इस एनर्जी को ले करके इसका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले ली। तो इलेक्ट्रॉन कुछ जो उसके जरूरत की वेवलेंथ होंगी, उन वेवलेंथ की करस्पॉन्डिंग रेडिएशन का यूज कर लेगा ग्राउंड लेवल से लेके हायर लेवल में आने में। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब जो मान लो उसने दो रेडिएशन यूज कर लिए, तो दो वेवलेंथ बेटा जब ये निकलेगी बाहर रेडिएशन, तो ये जो दो वेवलेंथ जो यूज हो चुकी हैं, ये प्रेजेंट रहेंगी या मिसिंग रहेंगी? बताओ। सब सर मिसिंग मिसिंग। रहेंगे। मिसिंग रहेंगी, मतलब एब्जॉर्ब हो गया। तो जो आपको फोटोग्राफिक प्लेट में जो रेज मिलेंगी, मान लो आपने 6 रेज ली थी, तो 6 में से 2 मिसिंग रहेंगी और 4 मिलेंगी आपको बाहर। मतलब आप अंदाजा लगा लोगे कि बीच की दो वेवलेंथ एटम ने खा ली। बोलो यस और नो? यस सर। यस। तो ये स्पेक्ट्रम कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना? अब ये स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब कर चुका है, उसके बाद अगर आप थोड़े देर के बाद इसको कूल करोगे, या अपने आप मान लो ये हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाएगा, तो जो इसने एनर्जी, दो रेडिएशन इसने खा रखे थे, जब इलेक्ट्रॉन वापस लोअर स्टेट में आएगा तो ये रेडिएशन वापस छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? बताओ। अरे जब ये
कोल्ड होकर के, कूल होकर के ये इलेक्ट्रॉन बाहर से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे, तो जितना रेडिएशन इन लोगों ने, जिस फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन हायर स्टेट में जाने के लिए यूटिलाइज किया था, उसको वापस ये वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? कोल्ड होंगे जब इलेक्ट्रॉन वापस सर ग्राउंड आएगा कि नहीं आएगा Yes, रेडिएशन sir, वापस? करेंगे. तो इस समय क्या कर रहे वापस हैं? आएगा। एमिट कर रहे हैं। मतलब आपको जो फोटोग्राफिक प्लेट पे जो दो दो लाइनें मिसिंग थी, अब आपको वो दो लाइनें वापस आपको प्रेजेंट होती दिखाई देंगी। यस और नो? यस Yes, सर। sir. तो ये स्पेक्ट्रम कहलाता है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो पहला वाला कहलाएगा लाइन एब्जॉर्प्शन और दूसरा कहलाएगा लाइन एमिशन। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, sir. अब पढ़िए। इट वाज फाउंड It was found that missing wavelengths are the same as the wavelength present in the emission spectrum of the gas or vapor. गैस वेपर में जो थी वो वापस आपको एमिशन में प्रेजेंट होती दिखाई देंगी। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज मतलब अलग अलग वेवलेंथ, कौन कौन सी वेवलेंथ निकलेंगी हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों अपन करने क्या वाले हैं, बेसिकली समझ लो बहुत ही आराम से। बेटा ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ऑर्बिट्स है, ये n इक्वल टू 3 है, इस तरीके से। और कुछ ज्यादा 3 कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, ये n इक्वल टू 3 है, ये वाला। मान लो बेटा इलेक्ट्रॉन जो है कहां पर कूदता है? n इक्वल टू 1 पर। तो यहां से कूद सकता है, यहां से कूद सकता है, यहां से कूद सकता है। मतलब 1 नंबर पे कूदेगा तो कहां से कूदेगा? 2 से कूदेगा, 3 से कूदेगा, 4 से कूदेगा या इंफिनिटी से कूदेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन सबसे लंबा ट्रांजिशन करके n इक्वल टू 1 में आएगा, तो सबसे ज्यादा वाली एनर्जी का फोटोन छोड़ेगा एरिना कि नहीं छोड़ेगा? Yes, sir, छोड़ेगा. क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एच न्यू होती है, और जब इतनी बड़ी एनर्जी है तो फोटोन भी बड़ा होगा, मतलब वेवलेंथ छोटी होगी, क्योंकि न्यू इक्वल टू होता है c बाई लैम्डा। बोलो हाँ। अगर फोटोन की एनर्जी बड़ी, हाँ, फ्रीक्वेंसी sir. बड़ी होगी तो वेवलेंथ छोटा होगा। बोलो यस और नो? Yes, sir. तो ये फोटोन जो है ये रिलीज करेगा, मतलब जब ये आएगा एनर्जी ट्रांजिशन होगा तो अलग अलग वेवलेंथ रिलीज होंगे। तो अगर n इक्वल्स टू 1 पे ट्रांजिशन होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ निकलती हैं, उन वेवलेंथ का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं अपन लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं जी? लाइमन सीरीज। Lyman series. पढ़िए बेटा फर्स्ट लाइमन सीरीज। Lyman series. Bohr postulates that Lyman series is obtained when an electron jumps to the first orbit n1 is equal to 1 from any outer orbit n2 is equal to 2, 3, 4 and so on. Wave numbers of spectral lines of Lyman series were calculated as nu bar is equal to r into 1 by 1 square minus 1 by n2 square. N2 is equal to 2, 3, 4 and so on. These values of nu bar lie in the ultraviolet region हाँ, of the spectrum. अल्ट्रावायलेट रीजन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई होगी और वेवलेंथ कमजोर होगी। तो बेटा अगर आपका फर्स्ट वाले रीजन में अगर हुआ है ट्रांजिशन तो अल्ट्रावायलेट रीजन में जाकर के उसकी वेवलेंथ गिरेगी, मतलब जो उससे वेवलेंथ निकलेंगी वो अल्ट्रावायलेट लाइट्स होंगी। समझ में आया अच्छे से? n इक्वल टू 1 पे ट्रांजिशन बोलो आया कि नहीं आया? वेव नंबर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। Yes, बिल्कुल sir, ऐसे ही। अब clear. चलिए सेकंड पढ़ते हैं, बामर सीरीज। तो बामर में गिरेगा मतलब n इक्वल टू 2 पे गिरेगा। पढ़ो बेटा बामर सीरीज। Balmer series. According to Bohr, Balmer series is obtained when an electron jumps to the second orbit, n1 is equal to 2, from any outer orbit, n2 is equal to 3, 4, 5, and so on. Wave number of these spectral lines were calculated as nu bar is equal to r into 1 by 2 square minus 1 by n2 square, where n2 is equal to 3, 4, 5, and so on. This set of spectral lights lie in the visible part of the spectrum. हाँ देखिए, अब एनर्जी कम हो गई कि बढ़ गई? बताओ जल्दी से एरिना। अब n इक्वल टू 2 पे जब गिरेगा कहीं भी ऑर्बिट से तो एनर्जी कम रेडिएट होगी कि ज्यादा रेडिएट होगी? Succumb. कम रेडिएट होगी। तो कम रेडिएट मतलब कम फ्रीक्वेंसी की ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन? सर कम फ्रीक्वेंसी कम का फ्रीक्वेंसी फोटोन. E इक्वल्स टू एच न्यू। ई कम तो न्यू कम। अब न्यू कम होगा मतलब कम फ्रीक्वेंसी, तो अल्ट्रावायलेट रेस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ज्यादा खतरनाक होती है। अल्ट्रावायलेट से कम में कौन आता है बेटा? विजिबल। कौन आता है? विजिबल। समझ में आया? विजिबल.
हाँ, Yes, sir. और विजिबल और कम करोगे, अगर n इक्वल टू 3 पे गिराओगे तो और कम जाएगा। विजिबल से नीचे कौन जाता है अपने पास बेटा? इंफ्रारेड। बोलो हाँ। हाँ, sir. इंफ्रारेड से नीचे कौन जाता है फिर? माइक्रोवेव। समझ में आया ना? हाँ चलिए, तो माइक्रोवेव तक तो नहीं पहुंचेंगे अपन, इंफ्रारेड तक पहुंच जाएंगे। चलिए पास्चन सीरीज पढ़िए, n इक्वल टू 3 पे गिरेगा। Paschen series. According to Bohr, Paschen series is obtained when an electron jumps to the third orbit, n1 is equal to 3 from any outer orbit, n2 is equal to 4, 5, 6, and so on. Bohr calculated the wave number of spectral lines of Paschen series from the relation nu bar is equal to r into 1 by 3 square minus 1 by n2 square, where n2 is equal to 4, 5, 6, and so on. The value of nu bar lie in the infrared region of the spectrum. क्या समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही कि इंक्रीज हो रही? So frequency decrease हो रही है. डिक्रीज, क्योंकि Yes, sir. एनर्जी भी कम होते जा रही है ना, फ्रीक्वेंसी बेचारे डिक्रीज हो रही है। चलो और पढ़ते हैं, n इक्वल टू 4 पे गिराओ तो उसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। पढ़िए बेटा। Bracket series. According to Bohr, bracket series is obtained when an electron jumps to the fourth orbit. N1 is equal to 4 from any outer orbit. N2 is equal to 5, 6, 7, and so on. Wave number nu bar is equal to r into 1 by 4 square minus 1 by n2 square, where n2 is equal to 5, 6, 7, and so on. Bracket series was discovered in the infrared region of the spectrum. हाँ, अब इंफ्रारेड में ही थोड़ी देर तक चलेगा। अब पढ़ते हैं, लास्ट है पी फंड सीरीज। पढ़ो बच्चों। P-Fun series. According to Bohr, P-Fun series is obtained when an electron jumps to the fifth orbit, n1 is equal to 5, from any outer orbit, n2 is equal to 6, 7, 8, and so on. Wave number nu bar is equal to r into 1 by 5 square minus 1 by n2 square, where n2 is equal to 6, 7, 8, and so on. P-Fun series was discovered in the infrared region of the spectrum. यस, तो ये देख लीजिए, अब इसका डायग्राम देख लीजिए। अगर बेटा किसी भी हाई लाइन से अगर n इक्वल टू 1 पे गिरेगा तो जो वेवलेंथ एमिट होंगी वो लाइमन सीरीज में आएंगी। अगर n इक्वल टू 2 पे गिरेगा, देखो तो 2 कहाँ है? ये बैठा हुआ है ना। n इक्वल टू 2 पे गिरेगा तो कौन सी सीरीज कराएगी बेटा? लाइमन के बाद n इक्वल टू 1, सॉरी 2 ये है बेटा, ये है 2। Yes, sir. हाँ 2 Yes, ये sir. वाला है, सेकंड वाला, तो ये बेटा बामर कहलाएगी। 3 पे गिरेगा तो बेटा पास्चन कहलाएगी। 4 पे देखो कहाँ पे गिर रहा है ये, हाँ 4 पे 1 Subbracket. 2 3, ये वाला 4, हाँ Subbracket. तो ब्रैकेट सीरीज कहलाएगी। और n इक्वल टू 5 पे गिरेगा तो क्या कहलाएगी? पी फंड सीरीज। बन गया डायग्राम, समझ में आ गया? कहीं भी हाई। Yes, sir. चलिए अब पढ़ते हैं बच्चों इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। अब एनर्जी लेवल अपन निकालेंगे, मतलब अपन सबको सॉल्व करेंगे। n इक्वल टू 1 पर एनर्जी, n इक्वल टू 2 पर एनर्जी, n इक्वल टू 3 पर। तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला बच्चों? nth लेवल एनर्जी का En इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। अब अपन अलग अलग लेवल पे एनर्जी निकालेंगे, E1 पे, E2 पे, E3 पे, E4 पे, E5 पे। चलिए पढ़िए एरिना, एनर्जी लेवल डायग्राम। Energy level diagram. A diagram which represents the total energies of electron in different stationary orbits of an atom is called the energy level diagram. In this diagram, total energies ऑफ of दैट एटम, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ दैट एटम। In this diagram, total energies of electron in various stationary orbits are represented by the parallel horizontal lines drawn according to some suitable energy scale. Total energy of electron in nth orbit of the hydrogen atom is E is equal to minus 13.6 upon n square ev. En इक्वल्स टू माइनस 13.6, क्योंकि n है मतलब nth ऑर्बिट में एनर्जी इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अब हम लोग अलग अलग वोल्टेज सॉरी बोल रहे अलग अलग लेवल पर n की वैल्यू डाल करके अपन वैल्यू एनर्जी निकालते हैं। आप लोग भी निकाल सकते हैं बच्चों, बट बेहतर होगा कौन इतनी मेहनत करे, याद कर लेना, एक दो तो याद कर लेना स्टार्ट की, बाकी बन जाती है। चलिए तो अगर E1 फर्स्ट लेवल पे एनर्जी पड़ी है रीना, कितनी आ रही है? Minus 13.6 ev. सेकेंड Minus 3.4 electron volt. हाँ, अगर आप 2 रख देंगे तो माइनस 3.4। देखिए तो बहुत जबरदस्त गैप है यार, 13.6 से लेके 3.4 का, मतलब लगभग 10 का गैप है। अब ये देखो माइनस 3.4 से सीधे गैप गिर गया कितना? माइनस 1.51 का, मतलब बहुत छोटा सा गैप है।
लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इसके बाद -1.51 से लेके 0.85, मतलब बहुत ही कम गैप है, अब कम हो रहा है। मतलब जोरदार एनर्जी ट्रांजिशन फर्स्ट टाइम में आने में हुआ है लाइमन में, मतलब जो पहला जोर लगाना पड़ता है वो फर्स्ट लाइमन सीरीज में आता है। उसके बाद 0.54 हो गई, फिर 0.37, ये देखो कोई गैप है, बहुत ही छोटा सा गैप है। चलिए अब इसके बाद अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी ले लोगे तो n की वैल्यू इन्फिनिटी पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 क्यों हो जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू रख के देखो इन्फिनिटी, मतलब बाहर एकदम इंक्रीज करोगे तो इसकी जो वैल्यू लेस नेगेटिव हो जाएगी और n इक्वल टू इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगी। पढ़िए रीना, द एनर्जी लेवल। The energy level diagram is shown in the figure for hydrogen atom. The highest energy state corresponds to n is equal to infinity and has energy E is equal to 0 eV. This is the energy of the atom when the electron is removed, R is equal to infinity, from the nucleus and the electron is at rest. तो यस इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो n इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसकी एनर्जी 0 है। चलो बच्चों, अगर आप इसको 0 से पकड़ करके पी फंड यानी किस पे ला रहे हो, n इक्वल टू 5 पे, यानी अपन लास्ट क्या पढ़ी, n इक्वल टू 5 पी फंड पे ला रहे हो, तो देखिए 0 से इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये आ रही है पी फंड पे अपन ने कितनी एनर्जी निकाली थी बच्चों, -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये देखिए तो -0.37 हो जाएगी। अगर आप इसको पी फंडी लाती ना, हाँ अगर आप इसको ब्रैकेट सीरीज पे ला रहे हो n इक्वल टू 4 पे तो एनर्जी बढ़ करके कितनी हो जाएगी बच्चों, -0.54 हो जाएगी, ये देखो -0.54 ब्रैकेट पे, n इक्वल टू 3 पे लेकर के आओ और बढ़ जाएगी भाई एनर्जी। Sir, हाँ excuse me, sir. बोलो बेटा। सर ये जो जैसे P1 सीरीज में तो सर 5 पे होता है कि सर 6 पे होता है? n N इक्वल इज इक्वल टू 5 होता है सर। पी फंड सीरीज मैंने आपको पढ़ाई ना, ये देखिए पी फंड सीरीज यहाँ बैठी हुई है, पी फंड सीरीज मतलब n इक्वल टू 5 पर ट्रांजिशन आएगा। हाँ सर, ओके सर। ये देख लो, यहाँ पे देख लो, n इक्वल टू 5 हायर ऑर्बिट टू n इक्वल टू 5, ठीक है ना, किसी भी हायर ऑर्बिट यस में सर। n इक्वल टू 5 पर जाकर के गिरेगा, किसी भी हायर ऑर्बिट से n इक्वल टू 5 पर जाके गिरेगा तो पी फंड सीरीज बन जाएगा। ये जो दिख रही है आपको ये छोटे छोटे एरो, तो मैं और बड़ा करता हूँ, ये देखिए ये जो एरो दिख रहे हैं ये पी फंड सीरीज वाले हैं, n इक्वल टू 5 वाले, सबसे ऊपर 7 है, फिर 6 है, ये 5 है, तो ये जो ट्रांजिशन दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले ब्लू कलर वाले दिख रहे हैं, यस सर। हाँ तो ये पी फंड सीरीज के ट्रांजिशन है, ठीक है ना। उससे अगर ओके बड़ा सर। n इक्वल टू 4 पर ट्रांजिशन करोगे तो वो क्या ब्रैकेट सीरीज के हैं, n इक्वल टू 3 पर अगर ट्रांजिशन करके आओगे तो कौन सी सीरीज का बनेंगे, पास्चन के। तो क्वेश्चन, यहाँ यस। पर ये मेरे दिखाने का उद्देश्य ये कि यहाँ पर आप गैप देखो कितना सिमटा सिमटा है, ऊपर वाले में केवल 0 बहुत ही छोटा सा गैप था, नीचे वाले में और छोटा सा गैप था, पास्चन तक गैप बढ़ा है, फिर एकदम से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद करो मैंने बोला था बामर सीरीज में बताया था यस ना। सर। हाँ यस तो सर। ये देखो यहाँ 3 से लेके 2 के बीच का जो ट्रांजिशन गैप है अच्छा खासा 3 है, और फिर डायरेक्टली 10 का लगभग गैप है, ये देखो लाइमन और बामर के बीच में इतना बड़ा गैप। अब डायग्राम क्लियर हुआ बच्चों की नहीं हुआ ये बताओ। क्लियर सर। और n इक्वल टू 1 पर जो एनर्जी होती है वो -13.6 हुआ करती है, क्लियर। क्लियर सर। क्लियर सर। ठीक है ना, मतलब कि अगर n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो एक्साइटेड सेल्स क्या होती जाएंगी, क्लोजर होती जाएंगी, ये देखो n की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो तो जो एक्साइटेड सेल्स हैं वो पास पास में हो रही है, उनकी एनर्जी पास पास में है कि नहीं है, पढ़ो। है सर। एज n As n increases, energies of the excited state come closer together. यस, तो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्लोजर होती जाएंगी। ओके, दीज ऑल क्वेश्चंस आर होमवर्क, ये अपने पास ये क्वेश्चंस है सारे के सारे। अब पढ़ते हैं डी ब्रॉगली एक्सप्रेशन, डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। भैया बोहर ने क्या बोल दिया था, बोहर ने कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं जिनमें एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है बच्चों, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल nh/2 के इक्वल। बोलो यस, बोला था कि नहीं बोला था। यस सर बोला। Yes sir, अब डी बोला था। ब्रॉगली ने उनके फेवर में बात करी, क्योंकि डी ब्रॉगली ने काय का बेड़ा उठा रखा था, मैटर वेव का, और इलेक्ट्रॉन जब इतनी स्पीड से घूमता है तो इलेक्ट्रॉन भी एक मैटर वेव रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ने, डी ब्रॉगली ने बोहर्स के फेवर में क्या क्या बातें करी, कैसे एक्सप्लेन किया उनके क्वांटाइजेशन कंसेप्ट को, ये देखो, पढ़ो बेटा। द सेकेंड पोस्टुलेट,
The second postulate of Bohr's model says that angular momentum of electron orbiting around the nucleus is quantized. That is, mvr is equal to nh upon 2 pi, where n is equal to 1, 2, 3, and so on. Louis de Broglie explained this puzzle. According to de Broglie, the electron in its circular orbit, as proposed by Bohr, must be seen as a particle wave. हाँ, तो भाई क्या कह रहे थे डी ब्रॉगली कह रहे थे कि भैया आप तो एक चीज कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में, चलो मान लिया, तो इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है ना, तो मस्ट बी सीन एज अ पार्टिकल वेव, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल वेव की तरह काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है। और डी ब्रॉगली कहते थे कि दुनिया का सारा मैटर जो पार्टिकल है वो एक वेव एमिट करता है, उसको बोलते थे अपन मैटर वेव। आइए सुनिए आगे की बात करते हैं। वी नो दैट We know that when a string fixed at two ends is plucked, a large number of wavelengths are excited, but only those wavelengths which have nodes at the two ends from the standing waves and survive. It means that it means that in a string, standing waves from when total distance traveled by a wave down the string and back is an integer multiple of the wavelengths. Waves with other wavelengths interfere with themselves upon reflection, and their amplitudes vanish quickly. hence Hence, according to de Broglie, a stationary orbit is that which contains an integral number of de Broglie waves associated with the revolving electron. For an electron revolving in nth circular orbit of radius r, for the permissible orbit 2 pi r is equal to n lambda. यस, देखिए ऊपर कही गई सारी बातों का सार ये है। डी ब्रॉगली क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली कहते हैं भैया इलेक्ट्रॉन तुम एक जगह से शुरू होकर के खत्म एक जगह पे आ रहे हो, और अगर तुम इलेक्ट्रॉन एक जगह से शुरू होकर के खत्म एक जगह पे आ रहे हो, तो जो तुम्हारी वेव तुम्हारे साथ एसोसिएट होगी, जो तुम्हारे ही पाथ को फॉलो करती है, ठीक है ना, तो इस वेव के अंदर कितने नोड्स बनेंगे बच्चों, जितने भी बनेंगे, तो कितने वेव्स इसके अंदर, कितने वेवलेंथ ट्रेवल होंगे, उनको मान लो एन लैम्डा। बताओ मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? अगर मान लो वो एन बार वाइब्रेशन करती है, ये एक होता है वेव, ऐसे करके अगर एन बने हुए हैं, तो बताओ यस सर, मानता हूँ। एन Yes, लैम्डा sir. वेवलेंथ होगी कि नहीं होगी? होगी sir. और एन लैम्डा जो होगी सर। टोटल चली गई लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी? 2 पाई आर के, यस सर। क्योंकि ये टोटल Yes, दूरी sir. 2 पाई आर सर्कल की इक्वल है। बोलो यस। Yes, sir. तो लैम्डा इक्वल यस टू सर। कितना आ गया यहाँ से? एच अपॉन एम वी। हाँ, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, सॉरी यहाँ से नहीं आया, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा की वैल्यू क्या थी? एच अपॉन एम वी। थी कि नहीं थी? पिछले चैप्टर में पढ़ा था, भूल गए क्या? हद हो गई। सर लगता तो है। अरे बेटा लगता क्या है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी नहीं पढ़ा था अपन ने? चलो प्रूफ करा देता हूँ। चलिए अच्छा देखिए, हाँ हाँ एनर्जी, सर. आइंस्टाइन एनर्जी क्या इक्वेशन था बेटा? आइंस्टाइन एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या था वेव थ्योरी से, प्लांक थ्योरी से, इक्वल टू एच न्यू। बोलो यस और नो? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो चलो इस दोनों को इक्वल कर दो, यानी एच न्यू, न्यू की वैल्यू क्या? सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बोलो यस और नो? Yes, sir. एक सी से एक सी क्या हो गया? कैंसिल। यस सर। तो लैम्डा को ऊपर भेज भेज दो, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया? एच अपॉन एम इंटू सी। याद आया? यस सर। Yes, sir. एम इंटू सी, अगर फोटोन की स्पीड सी है तो एम इंटू सी, बट यदि वैसा पार्टिकल होगा नॉर्मल पार्टिकल, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू होगा एच अपॉन एम इंटू वी। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा. मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो लैम्डा Momentum. इक्वल टू एच बाई पी, तो पी उछल करके ऊपर आएगा, तो पी इक्वल टू क्या हो गया? एच बाई लैम्डा, या लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Clear, sir. हाँ, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी मतलब एच अपॉन एम वी। ठीक है, ठीक sir. पुट कर दो यहाँ पे बेटा एच की जगह, लैम्डा की जगह एच अपॉन एम वी। तो जैसे ही पुट करोगे तो 2 पाई आर इक्वल टू कितना हो गया? एन इंटू एच अपॉन एम वी, यानी 2 पाई आर इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी। बोलो हाँ। हाँ sir. चलो m को ऊपर फेंको और 2 पाई को नीचे लेके आओ,
एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। एम वी आर क्या होता था? एंगुलर मोमेंटम, 11th क्लास में पढ़ा था। तो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, तो यही बात तो कर रहे थे नील बोर्स Yes, sir. कि एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई का कैसा मल्टीपल होता है? इंटीग्रल। हाँ या ना? हाँ, sir. चलो पढ़ो। हेंस Hence, angular momentum of electron revolving in nth orbit must be an integral multiple of h by 2 pi, which is the quantum condition proposed by Bohr in second postulate. बिल्कुल यही बात बोहर्स कह रहे थे कि भैया जो मेरा इलेक्ट्रॉन जो होता है अपनी स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है, उसका एंगुलर मोमेंटम कुछ इस टाइप का होता है कि एंगुलर मोमेंटम h अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और इस बात को ठप्पा लगा दिया भैया नील, यहाँ पे किसने? डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने कहा De नहीं नहीं Broglie. आपकी बात बिल्कुल सही है। चलो ये हो गई बात। हाँ अब देखते हैं कि क्या दिक्कत थी भैया नील बोर्स के साथ। लिमिटेशन ऑफ बोर्स थ्योरी पढ़ो बेटा। Limitation of Bohr's theory. This theory is applicable to only simplest atom like hydrogen with Z is equal to 1. The theory fails in case of atoms of other elements for which Z is greater than 1. तो हायर एटम्स के लिए, छोटे एटम z इक्वल टू 1 के लिए तो थ्योरी सेटिस्फाई हो गई, बट बड़े एटम के लिए ये थ्योरी फेल हो रही थी। सेकंड पढ़ो बेटा। The theory does not explain why orbits of electrons are taken as circular while elliptical orbits are also possible. तो नील बोर्स ने अपने जो ऑर्बिट लिए थे, इवन जो डेरिवेशन किया था उन्होंने अभी उनके फेवर में अपने डी ब्रॉगली साहब ने, उसमें भी उन्होंने 2 पाई आर लिया। मतलब कैसा ऑर्बिट माना था? कैसा ऑर्बिट माना था बच्चों? सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर Circular. ऑर्बिट क्यों होते हैं? ये केवल एक मन गढ़ंत टाइप की बातें दे दी गई, होता है। क्यों होता है इलेप्टिकल? क्यों इलेप्टिकल भी बट एग्जिस्टेबल पाया गया? इलेप्टिकल ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का, रेदर इलेप्टिकल ही है, तो इसके बारे में कोई बात उन्होंने नहीं करी। थर्ड पढ़िए। Bohr's theory does not say anything about the relative intensities of spectral lines. हाँ स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी, मतलब कहीं पर स्पेक्ट्रम जो बन रहा था वो मद्दी लाइट का बन रहा था, यानी कमजोर लाइट का बन रहा था, और कहीं पर स्पेक्ट्रम बहुत तेज लाइट का बन रहा था, मतलब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइक्वल था। तो इसके बारे में बोहर्स ने कुछ नहीं कहा। बोहर्स ने ये तो बताया कि स्पेक्ट्रम लाइन होता है, ठीक है ना, बट बोहर्स ने बाकी चीजों को नहीं बताया कि भाई लाइट कमजोर क्यों है, कई जगह ज्यादा क्यों है ना, इस तरीके से। फोर्थ पढ़ो बेटा। Bohr's theory does not take into account the wave properties of electrons. बिल्कुल सही बात है, बोहर्स ने सारी बातें जो है पार्टिकल फेवर में करी हैं, उन्होंने वेव को लेकर के उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों ये था अपना टॉपिक। अब पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे एटम अपना फिनिश हो चुका है। बताइए बच्चों कोई डाउट आप लोग को किस पूछना है इसमें, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है क्या?